गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन को अपने डिस्कस करते हैं किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। आपको क्या करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आईएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये आईएस की वैल्यू है। उसके अलावा आपको सामने ही दिख रहा है कि एक डिपेंडेंट सोर्स दिख रहा है, करंट सोर्स दिख रहा है। इसकी वैल्यू Vx है जो Vx/2, तो Vx/2 Vx आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफी कुछ चीजें सिखाने को देगा आपको। सबसे पहले तो मैंने जब वोल्टेज के सोर्स के डिस्कशन किया था कि किस तरीके से वोल्टेज सोर्स को आपको हैंडल करना है, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस हो और कोई भी करंट सोर्स हो तो अपने इसको इग्नोर कर सकते हैं फॉर लोड कैलकुलेशन। तो अपने को देखना है कि अपने सोर्स से पावर की बात कर रहे हैं या लोड की बात कर रहे हैं। आईएस की वैल्यू करनी है तो इसमें सोर्स का कोई लेना देना नहीं है, अपने डायरेक्ट लोड की ही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप इन चीजों को इग्नोर कर दीजिएगा जब भी आपको 4 ओम का रेजिस्टेंस है और 9 एम्पियर का सोर्स है। इन दोनों को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ +4 वोल्ट है, यहाँ +4 वोल्ट है, तो यहाँ भी +4 वोल्ट है और यहाँ भी +4 वोल्ट है। तो इसको इग्नोर करने से कोई भी अपने पास इफेक्ट नहीं आएगा, इसको इग्नोर कर देंगे। देखिए अब क्वेश्चन आपको कितना इजी वे में दिखने लग गया, किस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया है। अब ये 4 वोल्ट, दो सोर्स को तो अपने बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दिया है। एक रेजिस्टेंस था, सॉरी एक सोर्स था, इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया तो अपना और भी क्वेश्चन इजी हो गया है। प्लस माइनस Vx और 3 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है कितना 2 ओम का, और इसके अक्रॉस 16 वोल्ट का ड्रॉप है। और उसके बाद में यहाँ जो है वोल्टेज सोर्स है कितना है Vx/2। अब इस वोल्टेज सोर्स को सॉल्व करना है तो वोल्टेज सोर्स के लिए Vx की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और Vx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें करंट चाहिए जो अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं है तो पता करने की कोशिश करते हैं। आपको दिया क्या गया है, यहाँ पे एक चीज आपको दी गई है कि इसमें से जो करंट, इसमें से जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस अगर 16 वोल्ट है तो करंट तो आप यहाँ से पता कर सकते हो 8 एम्पीयर। समझे वाली बात। अगर आप करंट यहाँ से पता कर रहे हो और यहाँ से करंट जो है Vx/2 लिख लेता हूं मैं, ठीक है, जिसमें से Vx तो अपने पास अननोन है। अब यहाँ से करंट जो है Is जा रही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ से करंट कितनी जा रही है वो अपने को पता ही नहीं है, I1 लिख लेते हैं। अब अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं KCL लगा लेता हूँ।
इस जंक्शन पे अगर मैं केसीएल लगाता हूँ, जे जंक्शन पे केसीएल एट जे जंक्शन पे अगर मैं केसीएल लगाता हूँ तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट करता हूँ तो मैं I1 प्लस IS इक्वल टू 8 प्लस VX/2। अब इसमें से आपको अननोन 3 दिख रहे होंगे, IX, VS/2 और IS। ठीक है, तो अपने सबसे पहले इसकी Vx की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जो Vx की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आएगी, Vx की वैल्यू अगर I1 करंट इस डायरेक्शन में है तो Vx की वैल्यू I1 इंटू आर, तो I1 ही है, R है 3 ओम, तो Vx की वैल्यू जो आएगी 3I1। ठीक है, तो Vx की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, जिससे एक वेरिएबल तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। I1 प्लस IS इक्वल टू 8 प्लस 3I1/2। अब आपके पास दो अभी भी बच गए हैं, दो सोर्स, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब अपने इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। आपको यहाँ से 4 वोल्ट दिख रहा है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ से पोटेंशियल क्या होगा, राइज होगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं, और इस जंक्शन का पोटेंशियल आपको स्पष्ट ही दिख जाएगा, 16 वोल्ट दिख जाएगा। अब अपने को क्या करना है, करंट जो होती है हमेशा ही हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगी, तो थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो करेगी। कितनी करंट फ्लो करेगी, कुछ भी मान लेते हैं, I2 करंट फ्लो करेगी। अच्छा, I2 करंट अगर इस तरीके से फ्लो करेगी तो अपने क्या करेंगे, अब अपने मान लेंगे इसको ऐसे ही मान लो आप, इस तरीके से ही I2 अपने आप नेगेटिव आंसर आ जाएगा आपके पास, I2 करंट फ्लो करेगी। अगर I2 करंट फ्लो करेगी तो मैं पहले I2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो I2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4, क्योंकि I2 के लिए क्या है, ये हायर पोटेंशियल है, तो 4 माइनस 16 करना पड़ेगा, और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी रेजिस्टेंस है, इसका कितना रेजिस्टेंस है आपका, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, सॉरी, यहां से I1 की वैल्यू निकालते हैं अपने, बेसिकली I1 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। I1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितनी आ जाएगी I1 की वैल्यू, 4 माइनस 6 कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगी I1 की वैल्यू -4 एम्पियर। देखिए माइनस साइन आपके सामने आ गया, इसका मतलब आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आप डायरेक्शन ले लीजिएगा, उसी को लेते रहिएगा, अपने आप आंसर में आपको दिख जाएगा। अब अपने पास I1 की वैल्यू -4 आ गई है, तो इसको यहाँ से पुट ही कर देते हैं, यहाँ से पुट करते हैं इसको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, I1 की वैल्यू है जो -4 है, प्लस IS की वैल्यू जो है वो है, अपने को फाइंड आउट करना है, प्लस यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे 2, और यहाँ से आगे कुछ सोल्व नहीं हो सकता, अब आगे इसको लिख ही लेते हैं, -4 प्लस IS इक्वल टू 8 माइनस, देखिए माइनस साइन यहाँ से हो जाएगा और 6 हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 और 4 6 एम्पियर IS की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी 6 एम्पियर अगर वैल्यू हो जाएगी तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक बार अपने करंट की डायरेक्शन ले ली, अगर आप तो उसी डायरेक्शन में करंट लेते रहेंगे, पोटेंशियल फिर अपने आप वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। देखिए मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि करंट की वैल्यू मेरे को इस डायरेक्शन में लेनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन मैंने इस डायरेक्शन में ले ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आज कुछ स्पेशल डिस्कस करेंगे अपने, आज हम बिहेवियर डिस्कस करेंगे, बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर का। थोड़ी सी बात अपने इंट्रोड्यूस यहाँ करेंगे, बाकी अपने ट्रांजिएंट में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इनका बिहेवियर होता है, थोड़ा सा आपको, जिससे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए अपने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सपोज कीजिए सबसे पहले इंडक्टर की मैं बात कर लेता हूं, इस तरह से इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ V वोल्टेज है, यहाँ L वोल्टेज है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए कि फाई इक्वल टू होता है किसी भी इंडक्टर के लिए Li। अब मैं इसका कर देता हूं अगर डिफरेंशिएशन, तो d फाई बाई डी टी इक्वल टू होता है L di बाई डी टी। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं
तो d5/dt को v लिख सकता हूं और L di/dt। तो ये होगी वोल्टेज की इक्वेशन। किसी भी इंडक्टर का अपने को वोल्टेज लिखना रहता है तो आप इस कंडीशन इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ से आपको किसी भी इंडक्टर का करंट के बारे में लिखना पड़ता है तो dt को इधर ले जाइए आप और L di को ऐसे ही रख लीजिए। फिर आपको L को नीचे ले आइए, इस तरीके से लिख दीजिए और di को इधर लीजिए। फिर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड। उससे आपको क्या होगा कि v इसको ऐसे लिख दीजिए 1/L, इसको इधर लिख देता हूँ, di का इंटीग्रेशन हो जाएगा I और 1/L इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये आपका I की इक्वेशन है। तो ये दोनों चीजें आपने डिस्कस कर ली कि वोल्टेज किसी भी इंडक्टर की किस तरीके से लिखते हैं और करंट किसी भी इंडक्टर का किस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद में अपने बात करेंगे कि किसी भी इंडक्टर के लिए स्टडी स्टेट में क्या बिहेवियर होता है। स्टडी स्टेट की बात करता हूं मैं। स्टडी स्टेट का मतलब होता है किसी भी इंडक्टर के लिए पूरी काफी टाइम हो गया, इस यहाँ एक स्विच मान लेते हैं, एक स्विच लगा हुआ है, उसको ऑन किए हुए t = इनफाइनाइट टाइम हो गया। इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम हो गया तो ये इंडक्टर जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज होने का मतलब किसी भी इंडक्टर का फुल चार्ज है, अगर कोई भी इंडक्टर फुल चार्ज है तो इसका मतलब उसमें पूरी मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसमें क्या हो सकी है, स्टोर हो चुकी है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी है तो किसी भी इंडक्टर का क्या बिहेवियर होता है, वो हमेशा अपने अक्रॉस करंट को क्या करके रखेगा, कांस्टेंट करके रखेगा। हमेशा ही वो करंट को कुछ ना कुछ कांस्टेंट करके रखेगा। जो करंट सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ कुछ फ्लो कर रही थी, सपोज कीजिए यहाँ आई करंट पहले फ्लो कर रही थी, अब स्टडी स्टेट के बाद में ये आई करंट को ही फ्लो होने देगा, इसको रिड्यूस नहीं होने देगा। ठीक है, ये बात होती है इंडक्टर की। उसके बाद में मैं बात करूंगा जो इंडक्टर होता है जो स्टडी स्टेट में हमेशा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा। किस तरीके से बिहेवियर करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा। आप उसको हमेशा इस तरीके से रिप्लेस कीजिएगा। यहाँ V वोल्टेज है और यहाँ I करंट फ्लो करेगी। ठीक है, जब भी आपको स्टडी स्टेट की बात करनी है तो इंडक्टर को हमेशा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करना होता है। ये अपने डीसी के लिए बात कर रहा हूं मैं। जब अपना सोर्स क्या होता है, डीसी सोर्स होता है। किस तरीके से होता है, मान लो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं आप, XL = jωL होता है। ठीक है, jωL होता है। अब जो मैं jω में से jω को लिख देता हूं 2πf × L। अगर मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी की तो f ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी की कितनी होती है, यहाँ तो आप कांस्टेंट ले सकते हो, यहाँ आप जीरो फ्रीक्वेंसी ले सकते हो। देखिए डीसी की वैल्यू जीरो फ्रीक्वेंसी हो, ये कंपलसरी नहीं है, आपको कांस्टेंट भी हो सकती है उसकी फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हो सकता है, सपोज कीजिए ये इस तरीके से है, ये भी डीसी होता है आपका। ठीक है, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये डीसी नहीं है, ये बिल्कुल डीसी है। अल्टरनेटिंग करंट कब होगा, जब ये नीचे जाएगा। जब तक ये नीचे नहीं जाता तब तक ये डीसी रहता है। अगर आपका ग्राफ ऊपर है, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग डीसी आती है। वहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे केस में आपको डीसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको इसको F0 ले लेते हैं, तो XL की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब इसका रिएक्टेंस जो है, अगर स्टडी स्टेट की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी जो डीसी के लिए है वो हमेशा 0 होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो अपने इसको शॉर्ट सर्किट मान के चलते हैं। एसी के केस में आपको कभी भी ये रूल फॉलो नहीं करना है। एसी के केस में आपको एक्सएल की वैल्यू हमेशा ही J2πf और इसके साथ है L। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, तो एक्सएल की हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब वहां पे L को आपको लेके ही चलना है, चाहे आपका स्टडी स्टेट का केस हो या फिर आपका नॉर्मल केस हो। ठीक है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें तो सारी बातें हो चुकी है, कैपेसिटर की बात कर लेता हूं मैं।
ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इतना ही आपको काम में लेना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसके ग्राफ की भी बात करता हूँ तो स्टडी स्टेट में जो इसका ग्राफ होता है इस तरीके से आता है। यहाँ आ गया वोल्टेज और यहाँ आ गया करंट। आपकी वोल्टेज की कुछ भी वैल्यू रखिए यहाँ पे, करंट की अपनी वैल्यू फिक्स ही आती है। ये हमेशा करंट को मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हमेशा अपने पास एक आई करंट सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा इस तरीके से आता है। जब तक इसे फोर्सफुली डिस्चार्ज नहीं किया जाए तब तक ये वो इस तरह से बिहेव करेगा। डिस्चार्ज करना तो फिर एक प्रैक्टिकल केस हो जाएगा, आइडियल केस में अपने बिल्कुल इसको इसी तरीके से लेके चलते हैं। सेकंड बात करते हैं अपने कैपेसिटर की। कैपेसिटर का बिहेवियर किस तरीके से होता है। तो कैपेसिटर में मैं फिर से डीसी सोर्स लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डीसी सोर्स के साथ ये कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर का क्या होता है, एक्सी लिखता हूं मैं। एक्सी को क्या लिख सकता हूं, 1/j⍵c। इस तरीके से बात करता हूं कैपेसिटर की। सबसे पहले कैपेसिटर की एक इक्वेशन तो आपको पहले से ही पता होगी, Q = CV। ये इक्वेशन तो सबको याद रहती है, लेकिन वोल्टेज और करंट में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से डराइव कर सकते हैं सिर्फ एक ही लाइन में, dQ/dt = C dV/dt। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो dQ/dt को क्या लिख सकते हैं, अपने करंट लिख सकते हैं, और C dV/dt को ऐसे के ऐसे ही पढ़े रहने दीजिए। फिर आप इसको क्या करेंगे, 1/c को इधर लीजिए, इसको इंटीग्रेशन लिख दीजिए, I dt = C। ये आप सॉरी इक्वल टू, इसको बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो इसका v लिख सकते हैं। ये बात होगी आपके सामने वोल्टेज की। अब वोल्टेज की बात होगी तो अब यहाँ से करंट की बात कर सकते हैं। करंट की बात किस तरीके से करेंगे, आप इसको उधर ले जाइए। यहां से अगर मेरे को करंट निकालनी है तो करंट की वैल्यू तो मैंने पहले ही लिख दी है। ठीक है, ये यहाँ पे करंट की बात होगी। तो वोल्टेज और करंट दोनों की बात होगी। इसके बाद में मैं लिखता हूं कि जो अगर आप कैपेसिटर को t = 0 पे देखेंगे, अच्छा t = 0 पे आप इसका बिहेवियर देखिए। इसी तरह से इंडक्टर की भी बात करूंगा, मैं भूल गया था थोड़ा। इंडक्टर की भी t = 0 पे बात कर लेते हैं अपने, आपको ट्रांजिएंट में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बातें। ठीक है, आई अब t = 0 पे जो बात होती है, t = 0 पे क्या होता है कि ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है। बिल्कुल कि अगर चार्ज नहीं होता है तो t-, इसका मतलब जैसे ही अपन ने बैटरी की तो ये क्या करेगा, अपने करंट चेंज का अपोज करेगा। देखिए जो इंडक्टर होता है हमेशा ही चेंज इन करंट का अपोज करता है, ये आपको पता होगा। चेंज इन करंट ये क्या की जाती है, अपोज की जाती है इसके द्वारा, इंडक्टर के द्वारा। तो अब क्या करेंगे कि जैसे ही करंट का, जैसे ही अपने बैटरी लगाएंगे तो एकदम से करंट को ये आने नहीं देगा, और इसके बाद में यहाँ t = 0 पे I की वैल्यू है जो 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब t = 0 पे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और t = पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रही है बात, ओपन सर्किट की तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह। इसी तरह से अगर मैं इसको t = 0 की बात करूं तो ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या करता है, अपने अक्रॉस वोल्टेज के चेंज का अपोज करता है। चेंज इन वोल्टेज इज नॉट अलाउड इन दिस केस। चेंज इन वोल्टेज नॉट, चेंज इन वोल्टेज इज अपोजेज बाई कैपेसिटर। आप लिख लीजिएगा इसको अपने तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, अगर वोल्टेज के चेंज का अपोज करता है तो इसका मतलब करंट के चेंज का बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा, करंट का कोई भी अपोज नहीं करेगा। इसका मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, जब भी t = 0 है तो आप इसको शॉर्ट सर्किट से देख सकते हैं। ठीक है, आई फ्लो कर जाएगी प्रॉपरली, लेकिन चेंज इन वोल्टेज इज नॉट अलाउड। यहाँ क्या था, वोल्टेज में चेंज हो सकता है। वोल्टेज आपका जितना वोल्टेज यहाँ होगा ऑटोमेटिक ही VL सपोज करते हैं यहाँ है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं VL = V हो जाएगा। ठीक है, और जब शॉर्ट सर्किट होता है तब आपका ये VL जो है 0 हो जाता है। ठीक है,
इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो VL जो है वो 0 रहेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर t इक्वल टू इनफाइनाइट की मैं यहाँ पे बात करूं तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, अगर ये फुल्ली चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब ये हमेशा के लिए अपने अक्रॉस वोल्टेज को फिक्स कर देता है। फिक्स कितना कर देता है, जितना इस सोर्स से अपने इसको चार्ज किया उतना ये चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइम पे वोल्टेज जो होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटर लिखना था यहाँ, कैपेसिटर के अक्रॉस वो कितना हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। और ये जब t इक्वल टू इनफाइनाइट पे है तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद में आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। किस तरीके से समझिएगा, इसको समझिएगा यहाँ से XC की अगर मैं बात करूं तो XC जो है वो अपने लिख सकते हैं 1/j⍵c। इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं तो 2πf c। अब इसको मैं और एक्सटेंड करता हूं, j को ऊपर ले आता हूं -2πf और c। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो डीसी के केस में कितनी रहती है, फ्रीक्वेंसी जो है डीसी के केस में 0 मानते हैं तो XC की वैल्यू यहां से कितनी आती है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अगर XC की वैल्यू है तो इसका मतलब ये स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट पे हमेशा ही ये कैसा रहेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। देखिए t इक्वल टू इनफाइनाइट को बोलते हैं अपने स्टडी स्टेट। ठीक है, t इक्वल टू 0+ ये अपनी होती है ट्रांजिएंट स्टेट। मतलब जब भी स्विच को जैसे ही क्लोज किया, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, उसको जैसे ही क्लोज करते हो तो आपको ट्रांजिएंट देखने को मिलेगा। इसको अपने ट्रांजिएंट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं इसका क्या क्या होगा। ये अपने डिटेल में बात कर ली थी, अब फटाफट देखते हैं। इंडक्टर जो है t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। सॉरी, t इक्वल टू 0 पे ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, वोल्टेज इसके अक्रॉस, अगर इंडक्टर के अक्रॉस इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, और वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा। कैपेसिटर की बात करूं, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, वोल्टेज जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट। ठीक है, और वोल्टेज जो है वो सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। और क्या बात देख सकते हैं, जो XL है वो अपने लिखते हैं j⍵L, जो XC है वो अपने लिखते हैं 1/j⍵c। ठीक है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे XL की वैल्यू होती है, वो होती है इनफाइनाइट, तभी तो ओपन सर्किट हो गया। सॉरी, XL की वैल्यू t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। अभी स्टडी स्टेट की बात करते हैं, पहले इंडक्टर की बात करूंगा। इंडक्टर की जो फ्रीक्वेंसी 0 है, तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे XL की वैल्यू होगी 0 और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे XC की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अपने को ये स्टडी स्टेट की बात है, इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट, इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। उसके अलावा करंट और वोल्टेज की आपको मैं बात कर देता हूँ। इंडक्टर के लिए जो करंट की बात कर, वोल्टेज की बात करता हूँ, इंडक्टर के लिए I इक्वल टू, पहले वोल्टेज की बात कर लेते हैं, V इक्वल टू L di/dt। अब यहां से अगर मेरे को करंट की बात करनी होती है तो 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt। इसी तरह से अगर मेरे को कैपेसिटर में वोल्टेज की बात करनी है तो वोल्टेज की मैं बात करता हूं तो क्या लिखता हूं, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। इसी तरह से कैपेसिटर में अगर मेरे को करंट की बात करनी होती है तो C dV/dt। ठीक है, इस तरीके से बातें आपको देखने को मिलेगी। ये इस पूरे इतने इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना है। इससे आपका क्या, गाइस आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से।
और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा